वो मेरी नियति थी। कई बार मैं उससे उबा और नहीं जानता हूं किस ओर चला गया। कई बार मैंने संकल्प किया, कई बार मैंने अपने को विश्वास दिलाने की कोशिश की। हम में से हर एक संपूर्ण है। कई बार मैंने निश्चित किया, जो होगा सो होगा, रह लूंगा। और इस ख्याल पर मुक्त होता हुआ स्वयं पर मैं मुक्त हुआ कि मैं एक पहाड़ हूं, समूचे आकाश को अकेला सह लूंगा। कई बार मैंने पौरुष का नारा हुआ, वो कुछ छुपाना चाहा जो अंदर कुरेद रहा था। कई बार एक अंधेरे से निकल दूसरे अंधेरे में जाने की कोशिश की, लेकिन प्रत्येक बार रुका और बुरा और नहीं जानता हूं क्यों अपने ही बनाए हुए रास्तों को अपने ही पीठ लाद वहां लौट आया, वो जहां निढाल पड़ी हुई थी। कई बार मैं उससे उबा, लेकिन प्रत्येक बार वही लौट आया। वो मेरी नियति थी। कई बार मैं उससे उबा और नहीं जानता हूं किस ओर चला गया, किस ओर। ये आवश्यक नहीं। मैं वास्तव में कौन? ये एक सवाल है जिसका सामना करना इधर आकर मैं कठिन है। जो मैं इस मंच पर हूं, मैं यहां से बाहर भी नहीं, और जो मैं बाहर हूं, खैर इससे आपको क्या वास्ता कि मैं यहां से बाहर क्या हूं। शायद आपको इतना ही बता देना उचित होगा कि सड़क के फुटपाथ पर चलते चलते आप जिस आदमी से टकरा जाते हैं, मैं वही हूं। और आप मुझसे कोई मतलब नहीं रखते कि मैं क्या करता हूं, कहां जाता हूं, किन किन परिस्थितियों में जीता हूं। आप मतलब नहीं रखते क्योंकि मैं आपसे कोई मतलब नहीं रखता। मैं आपसे कोई मतलब नहीं रखता। और टकराने के क्षण में आप मेरे से वही हो रहे जो मैं आपके लिए होता हूं। दो टकराने वाले व्यक्ति होने के नाते आप में और मुझ में बहुत बड़ी समानता है, बहुत बड़ी। और यही समानता आप में, हाँ आप में और उसमें और उस दूसरे में और मुझ में। बहरहाल इस गणित के पहेली में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा। असल बात सिर्फ इतना है कि विभाजित होकर मैं आप सभी में किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी रूप से आप सब में और यही कारण है कि नाटक के बाहर हो या अंदर मेरी कोई निश्चित भूमिका नहीं है। मैं इस नाटक में भी और नहीं, क्योंकि मेरा कोई विशेष परिवार नहीं है, न ही कोई विशेष परिस्थिति है। अगर मेरे पास कोई विशेष परिवार होता तो परिस्थितियां बदल जाती, लेकिन मैं वही और सब कुछ इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह निर्धारित करता, सब कुछ। शायद आप सोचते हैं कि ये अनिश्चित पात्र इस नाटक में क्या कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी भी तरह ये नाटक भी अनिश्चित है।
और मैं आपसे वादा करता हूं मेरी और आपकी मुलाकात बार बार होगी। हाँ, लेकिन आप भ्रमित मत होइएगा। मैं आपको कोई मोहन राकेश का नाटक नहीं दिखाने जा रहा हूं, ना ही उसके पात्रों के विषय में बताने जा रहा हूं। मैं तो आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी ये कहानी थी, जिसे आप अपने जीवन में हमेशा रूबरू होते हैं और आप उसे तिरस्कार की भावना से देखते हैं। माफ कीजिएगा, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं उस हकीकत से रूबरू करवा रहा हूं जिसे आप और मैं अद्धा समझकर उसे तिरस्कार की भावना से देखते हैं। और आप उसे देखने के लिए, महसूस करने के लिए सर नीचा नहीं करना चाहते, क्योंकि आप तो उसी कहावत में जीते हैं ना कि जियो तो सर उठा के जियो और पियो तो कोको कोला। जिंदगी की सफलता में सर उठता है, इसी में जीते हैं ना। आप उसे हमेशा तिरस्कृत करते हैं, हमेशा तिरस्कृत करते हैं। बहरहाल मैंने बहुत लेक्चर दे दिया ना, बहुत लेक्चर। आदत जो ठहरा लेकिन मैं आपको उससे मिलवाऊंगा जिसकी ये कहानी मिलवाऊंगा। मैं आपको उससे मिलवाऊंगा। नहीं? अरे वाह, हाँ ये जानते हैं पटाख झुंडू भैया को। आप तो जरूर जानते होंगे पटाख झुंडू भैया को। अरे वाह, आप लोग पटाख झुंडू भैया को नहीं जानते? पटाख झुंडू बहुत ही मजेदार आदमी, लेकिन उनका असली नाम पटाख झुंडू नहीं है। असली नाम है हरिंदर सिंह नाम है उनका। हम लोग पटाख झुंडू क्यों कहते हैं मालूम है? वो इस केंद्र से लेकर और वो अगला मोड़ तक चटाई को बिछा देते हैं, और चटाई को बिछाने के बाद उसमें इतना बड़ा बड़ा आलू ऐसे पलीता पड़ा देते हैं, ऐसे बाबा ये रचा, और उसके बाद वहां से मतलब केंद्र के पास से वो फट से माटी चला देते हैं, और उसके बाद और तब से हम लोग उन्हें पटाख धूम धूम भैया के नाम से बुलाते हैं। अब तो आप समझ गए कि पटाख धूम धूम भैया कैसे कहते हैं? हाँ, तो आज उनकी शादी है। पटाख धूम धूम भैया के विषय में एक बात और बताया, वो दिल के बहुत अच्छे आदमी, बहुत ठंडा। वो उस तरह के कैरेक्टर जो है हर मोहल्ले में पाए जाते हैं। नहीं समझे? नहीं समझ रहे? अरे बड़ी बड़ी मूछें, बड़ा सा टीका, मुंह में पान दबाए हुए, अब भी नहीं समझे? अरे भाई वही जो एकदम सही सर्किट हाउस में हमेशा आना जाना लगा रहता है, वही एकदम सही समझे आप। लेकिन दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। एक बात नहीं बताता, वो एक घोड़ा और बस चढ़ के रख जाए एकदम हर गली मोहल्ले में घूमते रहे।
हर गली मोहल्ले में। बस एक दिन मेरा भी मिजाज कर गया कि भाई थोड़ा हम भी घोड़ा को चढ़े। मैंने कहा कि एक पचास दूंगा भैया, एक पचास दूंगा भैया, हमको भी घोड़ा पे चढ़ाई है। उन्होंने कहा तुम जैसे पिछले आदमी को मैं घोड़े पे नहीं आता हूं, अभी बच्चा हुआ, जाओ। एक पचास दूंगा भैया, थोड़ा सा चढ़ाइए ना। उन्होंने कहा अच्छा बेटा घोड़ा पे चढ़ोगे तो ठीक है, तुम्हें हम घोड़ा पे चढ़ाएंगे, लेकिन पहले रजा तुमको एकदम फर्स्ट क्वालिटी के गाना सुनाना पड़ेगा, एकदम रजा एकदम ठुमका लगा के दिखाना पड़ेगा, तब तुम्हें घोड़े पे चढ़ाएंगे। बस फिर क्या, मेरे मोहल्ला काम मिल गया। मैं शुरू हो गया कि मकैया तोड़ बुना कबलो ना चाला, मकैया तोड़ बुना कबलो ना चाला, मकैया तोड़ बुना कबलो ना चाला, मकैया तोड़ बुना कबलो ना चाला। भात कला खुदर खुदर रोटी छिटाला, कला खुदर खुदर रोटी छिटाला, भात कला खुदर खुदर रोटी छिटाला, कला खुदर खुदर रोटी छिटाला। भैंसी का मट्ठा में हो, भैंसी का मट्ठा में सर घोटाला, मकैया तोड़ बुना कबलो ना चाला, मकैया तोड़ बुना कबलो ना चाला। आगे आगे और चले पीछे से बोला, आगे और चले पीछे से बोला, ओकर पीछे हेंगा चले दिन भर सोहाला, मकैया तोड़ बुना कबलो ना चाला, मकैया तोड़ बुना कबलो। तो बस क्या बता सुन भैया ने कहा कि ठीक है बेटा, बकरे से कमर से पकड़ा और ये घोड़े पे चढ़ा दिया। और घोड़े पे चढ़ाते चढ़ाते उन्होंने मुझे सावधान किया कि देखो बेटा, घोड़े की लगाम जरा मजबूती से पकड़ो और ज्यादा छेड़छाड़ नहीं बेटा, काहे घोड़ा बिगड़ जाए। फिर मैंने इधर उधर देखा और हल्का से तो लगाम को खींचा ही और धीरे से छोड़ दिया। बस घोड़ा घोड़े की लगाम पकड़ ली तो मेरी जान बच गई, जान बचे तो लाख तो ऐसे थे पटाख दुनू भैया। लीजिए आप लोगों से बात कर रहे हैं, फिलहाल वो पता नहीं कहां पर आते थे, बताइए हद हो गया। और आप लोगों के चक्कर में मैं रघुवंश की सभ्यता में भूल गया। खैर कोई बात नहीं, फिर से निभा लेते हैं। तो आप सभी दर्शकों को बजाते प्रणाम। जी मैं वही हूं जिसके बारे में प्रोफेसर साहब अभी आपको बता रहे हैं। जी हाँ, अद्धा। मुझे सब लोग अद्धा करके बुलाते हैं। पूरा क्या पौना क्या, बस अद्धा। जब से होश संभाला यही नाम सुना है, और ये भी नहीं कि कभी कोई तकलीफ हुई हो, बस पौना अद्धा पौना बस। ठीक है कोई बात, हमेशा मजे में रहता हूं, हमेशा एकदम बिंदास। एक बात की बात बताओ, सब्जी मंडी में खरबूजा वाले भैया बोले अरे इधर आइए बेटा, इधर आ जा खरबूजा खाओ, तुम तो एक काम रहा बस इधर आ खरबूजा खाओगे। अच्छा बेटा चला बैठो तो समय खाना खा के आया है, खरबूजा खाओ ना। हाँ यार काका खरबूजा खिलाओगे ना काका। और मैं खरबूजा बेचने बैठ जाता, कभी मैं खरबूजा लेता कभी खजूरा। खरबूजे हैं भाई, खरबूजे एकदम ताजे खरबूजे हैं। आइए एकदम एक बहुत ही बहुत क्वालिटी है, एकदम ले जाइए, रास्ते के माल सबसे ले जाइए। आइए भैया एकदम देखिए यहाँ पर ओके टेस्टेड का बोर्ड लगा हुआ है। ले जाइए खरबूजे हैं, खरबूजे। अरे नानी तुम अरे बूढ़ी होकर कहा हाँ ये तो नहीं, ये भी नानी कहाँ से आ रही हो? अच्छा
आपका दर्द कैसा है? हार्निया की गोली, हार्निया की गोली खत्म तो नहीं? नहीं, हाँ ये ले जाओ। हाँ राम राम, ठीक से आराम करना। नानी मुझे बहुत प्यार करती है नानी, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। अभी हाल फिलहाल में उसने कहा, बताया मुझे कि मैं कैसे वहां पड़ा हुआ था और कैसे उसने उठाकर मुझे अपने पास लिया। मैं जिस कूड़ेदान में पड़ा हुआ था, मेरे साथ एक चिट्ठी भी पड़ी थी। चिट्ठी, उसमें लिखा था, प्रिय बंधु, जब तक आपको ये चिट्ठी मिलेगा तब तक शायद ये बच्चा मर चुका होगा। ऐसा नहीं था कि इसके जन्म पर बधाइयां नहीं बजी थी, थालियां नहीं बजी थी, गीत नहीं गाए गए, सब कुछ हुआ था। लेकिन हर्षोल्लास के बाद कुछ ही दिनों में पता चल गया कि इस लड़के का विकास नहीं हो रहा है। डॉक्टर से दिखाने के बाद रिपोर्ट मिली, रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने कहा इसे ब्रेन ट्यूमर है। अगर इसका जल्द ही इलाज नहीं कराया गया, ऑपरेशन नहीं कराया गया तो ये मर जाएगा। और ये भी नहीं है कि ऑपरेशन करा देने से ये 100% जीवित भी रह जाए। खतरा दोनों में था, आगे खाई पीछे कुआं है। काफी जद्दोजहद के बाद, काफी लड़ाई झगड़ा के बाद मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल है। लेकिन कुछ ही दिनों में मालूम ही पड़ गया कि मेरा मानसिक विकास तो हो रहा है, परंतु शारीरिक विकास नहीं हो रहा। घर के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। मेरी मां बहुत प्यार करती थी मुझसे। रोटी बनाते बनाते अचानक उसे पता चलता कि मैं कट्टी करके रो रहा हूं तो दौड़ी हुई पहले कट्टी साफ करने चली जाती थी। इस बात से मेरा बाप बहुत नाराज होता था, ना कहीं मुझे कहीं ले जाता था, ना ही किसी मेहमान को घर में आने देता था। मेरे कारण बेइज्जती होती थी ना, इसीलिए एक ही तो हदी हो गई, जहर लेकर के पहुंच गया और बस खाने ही वाला था कि मां ने रोक दिया। मां मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन काफी झगड़ा के बाद ये तय हो गया कि मुझे फेंक दिया जाए। मां बहुत रोकना चाहती, लेकिन उसका वश नहीं चला और मुझे उठाकर एक चिट्ठी के सहारे मुझे कूड़ेदान में डाल दिया गया। और वहीं से नानी मुझे उठाकर लाई और तब से मुझे पाला पोसा और बड़ा किया। तब से मैं उसे बहुत प्यार करता, बहुत। मैं हमेशा वैद्य जी के पास जाकर के हाथ में भी दवा लाकर उन्हें देता हूं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रवीण भाई, ये तिरिया चरित्र नहीं है, ये तुरिया चरित्र है। जब सीता मैया को रावण किडनैप करके ले गया था और राम जी छुड़ा कर लाए थे, अग्नि परीक्षा ली थी, ये कहां से तिरिया चरित्र है भाई? ये तो तुरिया चरित्र है। फिर से मंथन करना पड़ेगा। और मैं एकदम बिंदास रहता, नो टेंशन, नो फियर। तीसरी मंजिल के केसरवानी की बच्ची बहुत खूबसूरत है, 2 चोटी बांध करके वो घूमती रहती थी। मेरा काम है उसको सीधे स्कूल से लाना, स्कूल ले जाना। अरे बिटिया आ गई, अरे माधव मिस्त्री को कभी मजदूर नहीं मिलता तो हमें कहते कि अच्छा बेटा अगर मेरा ईटा खोदो, और मैं हमेशा तैयार। चलिए हम ईटा खो देते हैं। ये रहा। अरे पंडा का 3 घंटा हर पाला लगाना, पंडा का 3 घंटा हर पाला लगाना, अरे पोछिया उठा के बंडा नाचने लगे गाना। मैं हमेशा मस्ती में रहता हूं।
मुसल नो पिकर। लेकिन भैया ये सब में हमको मजा नहीं आता। हमको मजा आता है बारात के आगे नाचने में, बस बारात के आगे नाचने में। मैं अपने छोटे छोटे हाथ पैर से जब बारात में नाचता हूँ तो बारातियों को बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है। बस आइए देखो मेरी आप भाई की बारात आ गई। पंडित जी ने मुझे देखते ही कहा, अरे साले मुसलमान की बारात में नाच रहे हैं? मैंने फट से जवाब दे दिया, देखिए पंडित जी, बारात चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की, ढोलक तो सब में बजता है और ढोलक ऐसे ही बजता है। आए बच्चा, जब बच्चों में खेलता तो बच्चों जैसा ही लगता था, एकदम बच्चों जैसा। जब कभी बच्चे स्कूल चले जाते तो वो सोसाइटी के बीच वाले बाग में नीम की पत्तियों को इकट्ठा करता और माली के साथ मिलकर मेरे बैठके से बैठके से माचिस लाकर उसमें आग लगा देता था। एक बार की बात बताऊं कि मैंने उसे, ठंड पड़ रही थी, मैंने उसे एक कोट दिया। कोट मालूम है क्या कह रहा था वो कह रहा था कि माली काका, ये देखो प्रोफेसर साहब हमको बहुत मारते हैं ना, इसलिए ये कोट दिया है। अब देखो पूरा बोरी की बोरी दे दी, मेरे जैसे तो इसमें 3 आ जाए। और कोट उठा करके मालिक को दे दिया, मालिक को दे दिया। ऐसा था मेरा, ऐसा ही था। छतरपुर सोसाइटी के 80 कुनबों में लगभग 350 लोग रहते थे और उन लोगों में अथा ज़ के नुक्तों की तरह उन सब में घूमता रहता था। उसके बगैर उन लोगों का काम नहीं चलता था तो बिगड़ता भी नहीं था। पालतू बिल्ली घर को कुछ और भी देती है, उसी तरीके से अद्धे ने भी उस पूरे सोसाइटी में कुछ और भी भर दिया। लेकिन कल वो सबको खाली कर गया, सबको गरीब कर गया। और मैं कंपाउंड में जमा भीड़ को मैं चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा, तुम सब अच्छे हो, तुम सब अधूरे हो, अधूरे। देखो देखो जिसे तुम अद्धा कहते हो, देखो जिसे तुम अद्धा कहते हो कितना पूरा है, कितना मुकम्मल। तुम सब अधूरे हो, तुम सब अधूरे हो। ये कल की बात है। असल बात से पहले भी ये बात हुई थी, वो कम असल नहीं थी। 2 साल पहले उस बात को बहुत ही कम लोग समझे, बहुत कम। छतरपुर सोसाइटी के बीच एक खूबसूरत लड़की, छतरपुर सोसाइटी की सबसे खूबसूरत लड़की है राधा कमलाई। मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। मैं धीरे धीरे उसे प्रेम करने लगा, प्यार करने लगा हूं मैं उसे। एक बात कटरा के इलाके से आ गई कि 3 गुंडों ने उसे घेर दिया। एक ने आंख मारी, दूसरे ने सीटी बजा दी, तीसरे ने कंधे को खिस्सा देकर मैं उस दिन एक नई फिल्म लगी थी, वो देख कर आया। मैं हूं ना, तो उस दिन मैं गली के मुहाने पे
पहुंचा तो मुझे आवाज आई, अरे! और मैं भागा हुआ वहां पहुंच गया। वो धीरे से मेरे बाहर खड़ी और बोली, अरे मुझे घर तक छोड़ दोगे? मैं बात समझ गया और मैंने कहा, चलिए मैं हूं ना। अरे जिसका था ये तुमको इंतजार मैं हूं ना। क्या है? क्या है? मारूंगा तेरी मां। होश में रहो, रास्ते चलते लड़की को छेड़ते हो। देखो हाथ लगाओ तो मार फाड़ दूंगा। कहते रहो, अरे भाग। और इस तरह से उन 3 गुंडों के बीच से मैं यूं निकाल कर लाया जैसे मिथुनवा बात एक खट मारा, 3 चट्टान गिर गए। उसी तरीके से मैं उसे निकाल कर ले आया। मगर उस रात मुझे नींद नहीं आई। रात भर मैं सोचता कि मैं अब बड़ा हो गया हूं, मेरी उम्र 28 वर्ष की हो गई है, मुझे अब बच्चों में नहीं खेलना चाहिए ना। बच्चों में खेलने से अपना इमेज गिरता है, खूबसूरत लगती है, भावनाओं को समझो। अब मैं बच्चों के साथ नहीं और मैं कपड़े इस्त्री करके पहनने से ये बदलाव लोगों में भी देखी और राखी में बस देखकर कहा, हाउ क्यूट, वेरी स्मार्ट। बस उस दिन से मेरा एक ही काम, उसको स्कूल तक कॉलेज तक छोड़ना, कॉलेज से वापस लाना। रात को मैं शाम को भी उसके पास पहुंच जाता था और शाम को पहुंच जाता था मैं उसके पास। लेकिन एक दिन राधा ने उसका दिल दुखा दिया, तोड़ दिया दिल उसका। वो जगदीश से मिलने जाया करते और तब से छोड़ने भी जाया करता था। जब जगदीश ने प्रतिकार किया, कहा कि तुम इसके साथ क्यों घूमती हो, क्यों जाती हो, नहीं जाना है तुमको इसके साथ, तो फट से जवाब देती कि तुम इस पर शक करते हो, इस पर, इस आधे से मत पर। बस इतना ही सुना था उससे, इसके आगे वो कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं। और उल्टे पांव लौट आया। गली के मुहाने पे उसने कुत्ते को इतना मारा, जैसे वो खुद ही जख्मी हो रहा। और अपने खोली में जाकर ले गए। खोली में जाकर ले गए। ये तुम थी, कर गई चाक तिमिर का सीना, कर गई चाक तिमिर का सीना। ये तुम हो, सिकुड़ गई नजर बनाकर हो गया पंचार, उलट असरों का खड़ा रहा। अचानक उनके जालों की स्थिति में चढ़ गई नजर। झुका रहा जाने लगा, कपार पर खड़ा हुई उधर अगले दिन से उसका रवैया बदला हुआ था। लोगों को बहुत हैरत हुई। वो उससे जब भी कोई काम करता फट से जवाब देता, तुम मुझे पैसे दोगे मुझे, पैसे? लोग कहते अरे तुम पैसे क्या करोगे, तुमको पैसे से क्या काम देगा? पैसे नहीं दोगे तो मैं काम ही नहीं करूंगा मैं काम। पैसे दोगे? पैसे?
असल बात ये थी, क्योंकि असल बात शुरू हुई थी, हाँ, 6 महीने बाद राधा की शादी हुई। राधा की शादी जोर जोर से रिकॉर्डर बज रहा था, दूर से बैंड बाजे की आवाज आ रही थी। उसके हाथ पैर, नाचने वाले हाथ पैर कांपने लगे। वो तेजी से गया और बेटी से सांस बाजा निकाला और सीधे छतरपुर सोसाइटी के तीसरे बिल्डिंग पर 13 नंबर के फ्लैट में जाकर घुस गए। 13 नंबर फ्लैट, जिसने सत्या अकेली और बदनाम। ज्यादातर लोग उसे चाहते थे कि वो इस सोसाइटी से चली जाए, क्योंकि रात को वक्त बेवक्त उसके फ्लैट में जाते हुए और निकलते हुए लोग बहुत सारे देखे गए। ये बात अब्धा ने भी देखा था, महसूस भी किया था। लेकिन आज वो खुद वहां, पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन पूरे 7 घंटे बाद वो बाहर निकला, जब राधा की बारात जा चुकी थी। पूरे 7 घंटे लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि जिस औरत के साथ हम लोगों का संबंध है, उस औरत के साथ इस अब्धे के भी संबंध हो। संध्या ने उस बौने के साथ भी संबंध बनाने में गुरेज नहीं किया। कुछ लोगों ने उसे बहुत मारा, कुत्ते की तरह मारा था और वो चिड़चिड़ाया हुआ फिर से तेजी से संध्या के हाथ पहुंच गया। और वो हमेशा जाया करता था और पहुंचते ही संध्या के कहा, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। और संध्या सिर्फ घूम करके करवट बदल गई। क्यों तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती? तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती? क्यों मैं आप भी नहीं हूं। और वो सिर्फ इतना कर सके, मुझे सोने दे आते। मेरी तबीयत ठीक नहीं। ठीक है, मैं चलूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है तुम लोगों से। और वो तेजी से भागता हुआ दरवाजे को धड़ाम से बंद करता हुआ सीढ़ियां उतर गया और कंपाउंड से बाहर निकल गया। क्योंकि उसके बाद भी लगभग 1 वर्ष तक रहा था उस सोसाइटी में। पूरे 1 वर्ष किसी ने उसे बताया कि संध्या को बच्चा हुआ है। ये बात लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। पूरी भीड़ जमा हो गई और सभी कहने लगे, निकालो इसे निकालो, इस रंडी को यहां रहने का कोई हक नहीं है, इसको निकालो यहां से, ये बदकान औरत है, निकाल दो इसे यहां से। फिर भी 6 महीने तक वो वहां गुजारी। एक दिन अद्धा
पे राशन का थैला लादे कंपाउंड में दाखिल हुआ। उसने देखा कि कंपाउंड में पूरी भीड़ जमा। उसने पूछा नहीं, लेकिन किसी ने बताया कि संध्या ने जहर खा लिया। वो तेजी से भागता हुआ तीसरे नंबर फ्लैट पे 13 नंबर फ्लैट पे जाकर पहुंच गया और वहां देखा कि पलंग पर संध्या की लाश पड़ी है और 6 महीने की बच्ची उसकी लाश के साथ खेल रही है। 6 महीने की और वहां प्रोफेसर चिल्ला कर सबको कह रहा था, यह बच्चा तुम में से किसी का है, तुम सब आते रहो इनके पास। मैं जानता हूं तुम में इतनी इंसानियत जो है कि चर्चा करके लाश ना हो। मगर मैं पूछता हूं इस बच्चे को कौन कबूल करेगा इसे? सबके सब खुद बने खड़े रहे वहां, सबके सब। अद्धा अपने छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ी और धीरे से उस बच्चे को उठाया और अपने धीरे से लगा। धीरे वो चिड़िया सबको खाली कर दिया, गरीब कर गया। देखो जिसको तुम अद्धा करके बुला देते वो कितना पूरा है, कितना मुकम्मल, कितना मुकम्मल। देखो कि मैं एक पहाड़ समूचे आकाश को अकेला समझूंगा। कई बार मैंने बहुत डाला उस जमाना जो अंदर कोई नहीं आता। कई बार एक अंधेरे से निकल दूसरे अंधेरे में जाने की कोशिश की। मुझे और नहीं जानता हूं क्यों अपने ही बनाए हुए रास्तों को अपने ही बीच ला वहां लौटा। कई बार लेकिन प्रत्येक बार वो नहीं कहती थी। कई बार और मैं जानता हूं सिर्फ इस बच्ची के लिए जीता, सिर्फ इस बच्ची के लिए जगह जगह जाकर घूम कर तमाशे दिखाता हूं, सिर्फ और सिर्फ इस बच्ची के लिए। अपने दुखों को नाटक के रूप में दिखाता हूं, दर्शकों को सुनाता हूं, जिससे 4 पैसे मुझे मिलते हैं और मैं इसका दूध लाता हूं। अब मैं अपने लिए नहीं जीता, सिर्फ और सिर्फ इस बच्ची के लिए जीता, सिर्फ इस बच्ची के लिए। ये जो हमारा डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर, ये आज भी हमारा शोषण कर रहा है। आज भी हमारे साथ हमारे इमोशन के साथ खेलता है, लेकिन मैं प्रतिकार नहीं करता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इस बच्ची के लिए जीता हूं, सिर्फ इस बच्ची के लिए जीता हूं।
तुमसे छुपाकर ले जा रहा है एक विश्वास। आँखों पर वो दबा रहता आदमी सोचता उसका ये खोटने का पक्ष है। मंच के पीछे ये था नाटक अगाव के कलाकार। हम आप लोगों से फिर